नमस्कार मित्रों, मैं हूं बीएल चौहान। आज एक नए वीडियो के साथ। देखिए दोस्तों, सामाजिक विज्ञान जो कक्षा 6 है उसका जो सेकंड जो भाग है, भाग सेकंड सामाजिक और राजनीतिक जीवन, इसके पाठ संख्या 8 से 15 तक के जितने भी पाठ हैं वह सामाजिक और राजनीतिक जीवन से संबंधित है। उसमें छोटे छोटे पार्ट हैं और मुख्य बिंदु जो हैं वो भी छोटे छोटे हैं। इसलिए हम सभी जो 8 से 15 जो पार्ट हैं, सभी मेन जो पॉइंट हैं, सभी हम एक ही वीडियो में इनका सॉल्यूशन करेंगे। तो चलते हैं प्रश्नों की ओर और देखते हैं। तो पाठ संख्या 8 जो है हमारा सामाजिक परिवेश, इनसे संबंधित प्रश्न देखते हैं हम। सही विकल्प को सुनिए। तो पहला जो प्रश्न है, हमारी प्रथम पाठशाला है अपरिवार, ब विद्यालय, स समाज और द पड़ोसी। तो इसका आंसर है अपरिवार। नेक्स्ट है, समाज की सबसे छोटी इकाई है, वह है परिवार। समाज की सबसे छोटी इकाई भी परिवार ही है। आगे चलते हैं और पाठ संख्या 9, इनमें 2 ही प्रश्न थे 8वें पाठ में, और 9वें पाठ के अंदर देखते हैं विविधता में एकता। भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों के चित्र निम्नानुसार हैं। राष्ट्रीय ध्वज जो है वो हमारा तिरंगा है। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है, सत्यमेव जयते। और राष्ट्रीय पशु बाघ है और राष्ट्रीय पक्षी मोर। राष्ट्रीय पुष्प कमल है और राष्ट्रीय खेल हमारा जो है वो हॉकी है। और राष्ट्रगान जनगण मन। राष्ट्रगीत वंदे मातरम है। और हमारी भारतीय जो मुद्रा जो है वह है रुपया। नेक्स्ट है, मिलान करना है आपको स्तंभ अ और स्तंभ ब। तो देख लीजिए, इडली डोसा कहाँ का प्रसिद्ध है? दक्षिण भारत का। इडली डोसा दक्षिण भारत का प्रसिद्ध है। और दाल बाटी जो सूरमा जो है वो राजस्थान का प्रसिद्ध है। ढोकला खमण जो है वह गुजरात का प्रसिद्ध है। और मक्की की रोटी और सरसों का साग ये पंजाब का प्रसिद्ध है। लिट्टी चोखा ये बिहार का प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। चाय उत्पादक प्रमुख राज्य हैं, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चाय उत्पादक के अंदर प्रमुख जो राज्य हैं वो है असम। नेक्स्ट है, बाजरा और मक्का के उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्य हैं, तो वह है राजस्थान। बाजरा और मक्का के उत्पादन क्षेत्र में राजस्थान जो है वो प्रथम स्थान पर है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये भी। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक किस धर्म के लोग रहते हैं? तो भारत में सर्वाधिक जो है वो हिंदू लोग रहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से राजस्थान का प्रमुख त्योहार है? तो राजस्थान का जो प्रमुख त्योहार है वह है गणगौर और तीज। राजस्थान का प्रमुख त्यौहार, मुख्य त्यौहार जो है वो गणगौर और तीज है। नेक्स्ट है, स्तंभ अ और स्तंभ ब को मिलान करना है आपको। तो देख लीजिए, पंजाब जो है किस लिए प्रसिद्ध है? गेहूँ और चावल के लिए। और असम किस लिए प्रसिद्ध है? वो है चाय के लिए। और केरल व तमिलनाडु किस लिए प्रसिद्ध है? वह है नारियल के लिए। और राजस्थान किस लिए है? बाजरा और मक्का के अंदर जो है प्रथम स्थान पर। नेक्स्ट है, राज्य और तीज और त्यौहार का मिलान करना है। असम बिहू
केरल ओणम, तमिलनाडु पोंगल, राजस्थान गणगौर और तीज, बिहार छठ पूजा और पंजाब के अंदर है बैसाखी। तो ये आपको ध्यान रखना है, असम बिहू, केरल ओणम, तमिलनाडु पोंगल, राजस्थान गणगौर और तीज और बिहार छठ पूजा और पंजाब बैसाखी। नेक्स्ट है नर जातीयता क्या है? नर जातीयता क्या है? तो ये क्या है? आर्य द्रविड़ आदि मनुष्य की प्रजातियों को नर जातीयता कहते हैं। नेक्स्ट है क्रिसमस किसका प्रमुख त्योहार है? क्रिसमस जो है वह ईसाइयों का प्रमुख त्योहार है। नेक्स्ट है बंगाल की खाड़ी भारत की किस दिशा में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बंगाल की खाड़ी भारत की किस दिशा में स्थित है? तो वह है पश्चिम दिशा के अंदर। बंगाल की खाड़ी भारत के पश्चिम दिशा में स्थित है। नेक्स्ट है अगला पाठ संख्या 10 हमारे बाजार। पाठ संख्या 10 हमारे बाजार। तो इसमें देख लीजिए प्रश्न उत्तर। एटीएम मशीन का पूरा नाम लिखिए। एटीएम मशीन का पूरा नाम लिखिए। तो एटीएम मशीन का जो पूरा नाम जो है वह है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ऑटोमेटिक टेलर मशीन। नेक्स्ट है, इसमें एक ही प्रश्न था और 11वां जो पाठ है वह है सहकारिता एवं उपभोक्ता सशक्तिकरण। 11वां जो लेसन है सहकारिता एवं उपभोक्ता सशक्तिकरण। तो इसमें देख लीजिए सवाल, सहकारी समिति का पंजीकरण कराया जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सहकारी समिति का पंजीकरण कराया जाता है। तो ये कराया जाता है सहकारिता विभाग के अंदर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मानक चिन्ह है? निम्नलिखित में से कौन सा मानक चिन्ह है? तो ISI, एगमार्क और FPO, ये तीनों जो हैं तीनों ही मानक चिन्ह हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें देख लीजिए, आप कोई वस्तु उत्पाद या सेवा खरीदते हैं तो आप एक क्या हो गए? उपभोक्ता हो गए। आप क्या हो गए? उपभोक्ता। और उपभोक्ता द्वारा 20 लाख रुपए से अधिक एवं 1 करोड़ रुपए तक की राशि, देखिए ध्यान से, 20 लाख रुपए से तो अधिक एवं 1 करोड़ रुपए तक की राशि से संबंधित विवाद की शिकायत हम कहाँ कर सकते हैं? राज्य उपभोक्ता मंच में। फिर है प्राथमिक सहकारी समिति के गठन के लिए न्यूनतम सदस्यों की संख्या होनी चाहिए। तो वह है 15। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, प्राथमिक सहकारी समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 15। नेक्स्ट है सहकारिता के मूल मंत्र हैं। तो सहकारिता के मूल मंत्र क्या है? एक सबके लिए और सब एक के लिए और सबके हित में हमारा हित है। नेक्स्ट है प्राथमिक सहकारी समिति के गठन के लिए कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए? वही 15। प्राथमिक सहकारी समिति के गठन के लिए कम से कम 15 सदस्य होने चाहिए। नेक्स्ट है उपभोक्ता संरक्षण कानून कब बनाया? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1986 के अंदर और पिछले कंपटीशन के अंदर पूछा भी जा चुका है। उपभोक्ता संरक्षण कानून कब बनाया गया था? 1986 के अंदर। नेक्स्ट है स्तंभ और स्तंभ को मिलान करना है आपको। तो देख लीजिए, उपभोक्ता शिकायत जो है कहाँ पर करा सकता है? 20 लाख रुपए तक की शिकायत कहाँ करा सकता है? वो जिला उपभोक्ता मंच के अंदर। और 20 लाख से 1 करोड़ रुपए की तक की शिकायत जो है वो राज्य उपभोक्ता आयोग के अंदर करवा सकता है। और 1 करोड़ से अगर अधिक की राशि है तो उसकी शिकायत जो है वो राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग के अंदर करवा सकता है। नेक्स्ट है पाठ संख्या 12 सरकार और लोकतंत्र। सरकार और लोकतंत्र। तो इस पाठ के मेन पॉइंट देख लीजिए। जनता के हित में निर्णय
मुख्यतः किस सरकार द्वारा लिया जाता है? जनता के हित में निर्णय मुख्यतः किस सरकार द्वारा लिया जाता है? तो वो लिया जाता है लोकतांत्रिक सरकार द्वारा, लोकतांत्रिक सरकार द्वारा। नेक्स्ट है, नगरपालिका किस स्तर पर सरकार के रूप में कार्य करती हैं? नगरपालिका किस स्तर पर सरकार के रूप में कार्य करती हैं? तो वो है स्थानीय स्तर पर, स्थानीय स्तर पर। नेक्स्ट है, राजतंत्रीय सरकार का मुख्य होता है, राजतंत्रिक सरकार का मुख्य होता है तो वो होता है वंशानुगत। कौन होता है? वंशानुगत, पीढ़ी दर पीढ़ी। नेक्स्ट है, लोकतंत्र में कानून का पालन करने का दायित्व, लोकतंत्र में कानून का पालन करने का दायित्व किसका है? वो है न्यायपालिका का। नेक्स्ट है पाठ संख्या 13, बाल अधिकार एवं बाल संरक्षण। इसके मेन पॉइंट देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा बाल अधिकार का हनन का उदाहरण है? बाल अधिकार का हनन कब होगा? जब वो बाल विवाह करेगा, बाल विवाह करना। नेक्स्ट है, राज्य में बाल अधिकारों के संरक्षण एवं पुनर्वास हेतु कार्यरत हैं तो क्या है? बाल अधिकारिता विभाग। राज्य में बाल अधिकारों के संरक्षण एवं पुनर्वास हेतु कार्यरत हैं बाल अधिकारिता विभाग। नेक्स्ट है, प्राकृतिक आपदा में सुरक्षा का अधिकार शामिल है, प्राकृतिक आपदा में सुरक्षा का अधिकार शामिल है तो ये है संरक्षण का अधिकार। प्राकृतिक आपदा में सुरक्षा का अधिकार किसमें शामिल है? संरक्षण के अधिकार में। नेक्स्ट है, बाल अधिकारों के संरक्षण एवं पुनर्वास हेतु कौन सा विभाग कार्यरत है? वही बाल अधिकारिता विभाग, संरक्षण एवं पुनर्वास हेतु। नेक्स्ट है, संकट के समय चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है। नेक्स्ट है, बाल अधिकार संरक्षण आयोग कानून 2005 के बारे में बताइए। तो इसमें जो है मेन पॉइंट है, बाल अधिकार संरक्षण आयोग कानून 2005 के अनुसार, बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2005 के अनुसार बाल अधिकार में बालक बालिकाओं के वे समस्त अधिकार सम्मिलित हैं जो 20 नवंबर 1989 को संयुक्त राष्ट्र संघ के बाल अधिकार अधिवेशन द्वारा स्वीकार किए गए थे तथा जिन पर भारत सरकार ने 11 दिसंबर 1992 में सहमति प्रदान कर दी थी। तो ये इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट है। बाल अधिकार संरक्षण आयोग कानून कब बना? 2005 के अनुसार। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसकी स्वीकारता कब दी? 20 नवंबर 1989। और भारत ने सहमति कब प्रदान की? 11 दिसंबर 1992 के अंदर। नेक्स्ट देख लीजिए, भारत सरकार ने कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के क्या प्रयास किए हैं? तो इसमें देख लीजिए, कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए सरकार ने IPC एंड PNDT कानून 1994 के अनुसार दंड की व्यवस्था की है। बालिकाओं के संरक्षण हेतु बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान संचालित किया जा रहा है। तो ये इसमें मुख्य पॉइंट है, IPC एंड PNDT कानून 1994। नेक्स्ट है, किशोर न्याय अधिनियम के तहत कार्रवाई तब की जाती है जब 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से श्रम कराने की सूचना मिलती है। तो ऐसी स्थिति में किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2000 के तहत कार्रवाई की जाती है, सन 2000। नेक्स्ट है, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम पोस्को 2012 की निगरानी करता है। तो लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम कब बना? 2012 के अंदर, जो पोस्को के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर टिप्पणी लिखिए। तो इसमें यह ध्यान रखना, राजस्थान में राज्य के 20 जिलों में, कितने जिलों में? 20 जिलों में 24 घंटे निःशुल्क आपातकालीन पहुंच सेवा 1098 टोल फ्री टेलीफोन सेवा संचालित की जा रही है। ये सेवा कठिनाइयों से घिरे, पीड़ित, उपेक्षित, लावारिस, देखरेख तथा संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों के लिए हैं। तो इसमें आपको एक ध्यान रखना है, जो 1098 की सेवा जो है चाइल्ड हेल्पलाइन, वह 20 जिलों में कार्यरत है। वर्तमान समय में ये सेवा जयपुर, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, झालावाड़, बाड़मेर, अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, पाली, जोधपुर,
जैसलमेर, गंगानगर, बीकानेर, चूरू तथा सीकर जिले में संचालित हैं, 20 जिलों में। तो आपको एक ही पॉइंट याद रखना है, 20 जिलों में संचालित हैं। नेक्स्ट है पाठ संख्या 14, स्थानीय स्वशासन और ग्रामीण और शहरी। तो इसके मेन पॉइंट देख लीजिए। सही विकल्प को सुनिए। स्थानीय ग्रामीण शासन की इकाई हैं, स्थानीय ग्रामीण स्वशासन की इकाई हैं, तो वह है ग्राम पंचायत। नेक्स्ट है ग्राम पंचायत के वार्ड के मतदाताओं का प्रतिनिधि कौन होता है? वही वार्ड पंच। मतदाताओं का प्रतिनिधि कौन होता है? वार्ड पंच होता है। ग्राम पंचायत के वार्ड के मतदाताओं का प्रतिनिधि वार्ड पंच होता है। नेक्स्ट है ग्राम पंचायत के वार्ड के मतदाताओं का प्रतिनिधि वही वार्ड पंच होता है। स्थानीय नगरीय स्वशासन की इकाई हैं, तो स्थानीय नगरीय स्वशासन की इकाई जो हैं वो सभी हैं, नगर पालिका भी हैं, नगर परिषद भी हैं और नगर निगम भी है। उपयुक्त सभी स्थानीय नगरीय स्वशासन की इकाइयाँ नगर पालिका, नगर निगम परिषद और नगर निगम। नेक्स्ट देख लीजिए, ये वार्ड सभा की अध्यक्षता कौन करता है? वही वार्ड पंच करता है। वार्ड सभा की अध्यक्षता वार्ड पंच करता है। और फिर है गांव के विकास की योजना रिक्त स्थान की बैठक में बनाई जाती हैं, ग्राम सभा की। गांव के विकास की योजना कब बनाई जाती है? ग्राम सभा की बैठक में, ग्राम सभा की बैठक में। और पंचायती राज व्यवस्था की सर्वोच्च जो इकाई है वह है जिला परिषद। पंचायत स्तर और ब्लॉक स्तर और फिर है जिला परिषद। पंचायती राज व्यवस्था की सर्वोच्च इकाई है जिला परिषद। तो ये इसमें मुख्य बिंदु जो हैं, एक तो ये है और एक जो है ये वार्ड सभा की अध्यक्षता वार्ड पंच करता है। नगर निगम के वार्ड का निर्वाचित प्रतिनिधि कहलाता है, वह कहलाता है पार्षद। पंचायत का जो वार्ड का जो प्रतिनिधि होता है वो तो कहलाता है वार्ड पंच, और नगर निगम के वार्ड का जो निर्वाचित प्रतिनिधि होगा वह कहलाएगा पार्षद, वह कहलाएगा पार्षद। नेक्स्ट देख लीजिए, मिलान करना है आपको, ये पॉइंट महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है? ग्राम पंचायत का मुखिया सरपंच। पंचायत समिति का मुखिया कौन होता है? तो वो होता है, पंचायत समिति का मुखिया होता है प्रधान। जिला परिषद का मुखिया कौन होता है? तो वो होता है जिला प्रमुख। नगर पालिका का मुखिया कौन होता है? तो वो होता है सभापति। और नगर परिषद का मुखिया कौन होता है? तो वो होता है अध्यक्ष। और नगर निगम का मुखिया कौन होता है? तो वो होता है मेयर। ये ध्यान रखना है आपको। नगर पालिका का मुखिया अध्यक्ष, नगर परिषद का मुखिया जो होता है वह होता है सभापति और नगर निगम का होता है मेयर। नेक्स्ट देख लीजिए, पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर कौन कौन से हैं? तो पंचायती राज व्यवस्था की संरचना त्रिस्तरीय है। पहले स्तर पर गांव की ग्राम पंचायत का गठन होता है। दूसरे स्तर पर या विकासखंड स्तर पर पंचायत समिति का गठन होता है। और तीसरे स्तर पर होती है जिले में जिला परिषद। तो ये तीनों का आपको ध्यान रखना है, पंचायत और पंचायत समिति और जिला परिषद। नेक्स्ट है ग्रामीण स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना में द्वितीय स्तर पर है। द्वितीय स्तर पर कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी पंचायत समिति। पहले स्तर पर ग्राम पंचायत, दूसरे स्तर पर पंचायत समिति और तीसरे स्तर पर जिला परिषद। ग्राम सभा की योजनाओं का क्रियान्वयन करती हैं। ग्राम पंचायत सभा की जो योजना जो होती है उनका क्रियान्वयन कौन करती हैं? वो करती हैं ग्राम पंचायत। नेक्स्ट है पंचायती राज व्यवस्था में चयनित प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितना होता है? सभी का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्षीय होता है। ये मुख्य पॉइंट है, महत्वपूर्ण सवाल है। नेक्स्ट है नाथ द्वारा उदयपुर में है, ये आपके किताब का प्रश्न है, पूछा भी जा सकता है। नाथ द्वारा उदयपुर में है, क्या है नाथ द्वारा उदयपुर में? नगर पालिका है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है संविधान के 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था और 76वें संविधान संशोधन के अनुसार नगरीय स्वशासन को अधिक मजबूत बनाया गया है। तो ये मुख्य पॉइंट है। 73वें संविधान संशोधन अनुसार क्या बनाया गया है? पंचायती राज व्यवस्था।
और 77वें संशोधन के अनुसार नगरीय स्वशासन को अधिक मजबूत बनाया गया है। नेक्स्ट है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान से हुआ है। ये मुख्य बिंदु हैं और पिछले एग्जामों के अंदर पूछा भी जा चुका है। 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में हुआ है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ। नेक्स्ट है, वार्ड सभा क्या है, तो इसको देख लीजिए। वार्ड सभा पंचायत की सबसे छोटी इकाई है। एक ध्यान रखना, ये वार्ड सभा ग्राम पंचायत की सबसे छोटी इकाई होती है। एक ग्राम पंचायत में जितने वार्ड पंचों की संख्या निर्धारित होती है उस ग्राम पंचायत क्षेत्र को उतने ही भागों में बांट दिया जाता है। ऐसे प्रत्येक भाग को वार्ड कहते हैं। तो इसमें एक ही चीज़ ध्यान रखनी है आपको, वार्ड सभा ग्राम पंचायत की सबसे छोटी इकाई होती है। नेक्स्ट है, वार्ड पंच का चुनाव कैसे होता है, तो ग्राम पंचायत की सबसे छोटी इकाई वार्ड का मुख्य वार्ड पंच होता है, जिसका चुनाव उस वार्ड के समस्त वयस्क महिला पुरुष मतदाता मतदान के माध्यम से करते हैं। वार्ड पंच वार्ड सभा की अध्यक्षता करता है। ये भी ध्यान रखना है, वार्ड सभा जो है, वार्ड पंच जो होता है वह अध्यक्षता करता है वार्ड सभा की। नेक्स्ट है, पंचायत समिति का गठन किस प्रकार होता है, तो ये भी देख लीजिए। पंचायत समिति का मुखिया जो होता है वह होता है प्रधान। पंचायत समिति का मुखिया होता है प्रधान। इसके अलावा एक उप प्रधान भी होता है। इसके साथ ही पंचायत समिति क्षेत्र के विधानसभा सदस्य तथा संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच भी पंचायत समिति के सदस्य होते हैं। ये भी पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि पंचायत समिति के क्षेत्र के अंदर कौन कौन से सदस्य होते हैं, तो होते हैं विधानसभा सदस्य और संबंधित ग्राम पंचायत के जितने भी सरपंच होते हैं वो पंचायत समिति के सदस्य होते हैं। बैठकों में उच्च विकास खंड के सभी विकास विभागों के खंड स्तरीय अधिकारी भी शामिल होते हैं बैठकों के अंदर। नेक्स्ट है, नगर पालिका नगर परिषद तथा नगर निगम का निर्धारण किस प्रकार होता है। नगर पालिका नगर परिषद तथा नगर निगम का निर्धारण किस प्रकार होता है, तो नगर पालिका नगर परिषद तथा नगर निगम का निर्धारण नगरीय जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। 20,000 से अधिक तथा 1 लाख से कम जनसंख्या वाले नगर को नगर पालिका, 20,000 से अधिक लेकिन 1 लाख से कम वाले नगर को नगर पालिका, 1 लाख से 5 लाख तक जनसंख्या वाले नगर को नगर परिषद तथा उससे अधिक यानी 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र को नगर निगम कहते हैं। नेक्स्ट है, ग्राम सचिवालय की व्यवस्था में ग्राम पंचायत स्तर के कर्मचारी जैसे ग्राम सेवक, पटवारी, कृषि परिवेशक, एएनएम, हैंडपंप मिस्त्री आदि प्रत्येक माह की 5, 12, 20 व 27 तारीख को दिन भर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर एकत्रित रहते हैं। तो इसमें ये पॉइंट याद रखना आपको, 5, 12, 20 और 27 तारीख को पंचायत मुख्यालय पर ये सभी कर्मचारी जो हैं उपस्थित होंगे। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कौन सी तारीख है वो, तो वह है 5, 12, 20 व 27 तारीख। नेक्स्ट है, ये सभी कर्मचारी सरपंच की अध्यक्षता ग्रामीण लोगों की समस्या सुनते हैं, उन समस्याओं के समाधान का प्रयास करते हैं। इन तारीखों को ग्राम पंचायत के सभी लोग वहां एकत्रित होते हैं और अपनी समस्या को रखते हैं। उनकी समस्या को समाधान के हित संभवत प्रयास किए जाते हैं। तो ये आपको तारीख इसमें याद रखनी है। अगला लेसन है पाठ संख्या 15, जिला प्रशासन और न्याय व्यवस्था। तो इसके मेन पॉइंट देख लीजिए। सही उत्तर का विकल्प सुनिए। जिला का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है, तो जिला का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है जिला कलेक्टर होता है। नेक्स्ट देख लीजिए, न्यायालय से बाहर आपसी समझाइश द्वारा विवादों को समाप्त करवाया जाता है। तो किस में समाप्त कराया जाता है? लोक अदालत में। न्यायालय से बाहर आपसी समझाइश द्वारा विवादों को समाप्त करवाया जाता है लोक अदालत में। नेक्स्ट है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिला निर्वाचन अधिकारी का प्रमुख कार्य है। जिला निर्वाचन अधिकारी का प्रमुख कार्य है, तो जिला निर्वाचन अधिकारी का प्रमुख कार्य यही है चुनाव संपन्न कराना। नेक्स्ट है गंगानगर किस भाग में स्थित है? संभाग में स्थित है। ये मुख्य बिंदु है, गंगानगर किस संभाग में स्थित है? ये है बीकानेर संभाग के अंदर। नेक्स्ट है भूमि संबंधी विवाद प्रस्तुत किया जाता है। भूमि संबंधी विवाद प्रस्तुत किया जाता है तो क्या जाता है? राजस्व न्यायालय में। राजस्व न्यायालय में। तो
नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े संभाग का नाम लिखिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से जोधपुर जो है वो सबसे बड़ा संभाग है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग जोधपुर संभाग है। आगे देखिए, राजस्थान के 7 संभागों में बांटा गया है। प्रत्येक संभाग में आने वाले जिले निम्नलिखित हैं। अजमेर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं? अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा तथा नागौर, यानी 4 जिले। भरतपुर संभाग में भरतपुर, धौलपुर, करौली एवं सवाई माधोपुर, यानी कितने जिले आ रहे हैं? 4 जिले। बीकानेर संभाग, बीकानेर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ एवं चूरू, इसमें भी कितने जिले हैं? 4 जिले। जोधपुर संभाग, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, जालौर और सिरोही, इसमें कितने जिले आ रहे हैं? 6 जिले। तो ये ध्यान रखना, सबसे बड़ा जो है वह जोधपुर संभाग है। जयपुर संभाग में अंदर जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर और झुंझुनू, यानी कितने जिले आ रहे हैं? 5 जिले आ रहे हैं। और कोटा संभाग के अंदर वही 4 जिले, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। उदयपुर संभाग के अंदर उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, राजसमंद और चित्तौड़गढ़। तो 2 संभाग ऐसे हैं जहां पर 6 जिले शामिल किए गए हैं। तो ये थे पाठ संख्या 8 से 15 तक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।